जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू पास अकेडमी। आई एम विजय। टुडे विल डिस्कस अबाउट द एंशिएंट सिविलाइजेशन। ओके, आज हम एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक क्लास इसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, ओके, जहाँ पे हमने एंशिएंट सिविलाइजेशन का एंशिएंट हिस्ट्री का एक ओवरव्यू लिए थे पूरा कंप्लीटली। ठीक है, आज यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊँगा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडिया के अंदर, इंडिया का जो मैक्सिमम पार्ट जहाँ पे कवर अप हो रहा था उस जगह पे इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे फ्लोरिश्ड हुआ एंड उसका एंड तक आते आते हमारा रिलीजियस अपलिफ्टमेंट कैसे हुआ। ओके, आप हम बुद्धिज्म का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कशन करेंगे और कुछ पार्ट सेकंड पार्ट में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एंशिएंट टॉपिक मैंने लिखा हुआ है, देखो एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड रिलीजियस अपलिफ्टमेंट। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, इसका मीनिंग क्या है फर्स्ट। ठीक है, तो मतलब अगर हम बात करेंगे हमारे एंशिएंट टाइम पे एंशिएंट सिविलाइजेशन कैसा था। ठीक है, सिविलाइजेशन मीन्स जहाँ पे एक पीरियड होगा हमारा ग्रोथ है, हमारा डेवलपमेंट है, जहाँ पे हमने क्या किया ना, हंटर्स और गैदरर से निकल के एक जगह पे सेटलमेंट लाइफ जीना शुरू किया। ओके, जहाँ पे सेटलमेंट लाइफ जीना शुरू किया उस जगह पे हमने देखा कहाँ पे वाटर का सोर्सेस है, रिवर का सोर्सेस है। ओके, जहाँ पे रिवर्स का सोर्सेस था उस एरिया में ही हमने सिविलाइजेशन स्टार्ट किया। ठीक है, बहुत सारे सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। जैसे इंडिया के अंदर, इंडिया के जो मैक्सिमम पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन एरिया में जहाँ पे फर्टाइल सॉइल था, तो उस एरिया में हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन वहीं पे शुरुआत हुआ था। ठीक है, देखो उसके बाद मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे रिलीजियस अपलिफ्टमेंट, मतलब हमारा रिलीजन कैसे आगे बढ़ा। ठीक है, हमारे हिंदुइज्म में आया, हिंदुइज्म के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी आया उसको डिस्क्राइब करने के लिए और डिफेंड करने के लिए हमने बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे मिडिल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हुआ, वहाँ पे रिलीजियस अपलिफ्टमेंट हुआ, जहाँ पे हमने बहुत सारे नॉलेज गैदर किया। वहाँ पे बाहर का फॉरेन कुछ नॉलेज आया, वहाँ पे हमारे वेद एंड उपनिषद उसका टेक्स्ट सबको मिला के हमने एक रिलीजियस के अंदर बहुत ही एक सिविलाइज सोसाइटी हमने बनाया। महाजनपद का डेवलपमेंट हुआ, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे से किंगडम डेवलपमेंट हुआ। 16 ग्रेटेस्ट महाजनपद उस पीरियड पे टाइम था। ठीक है, देखो तो एंशिएंट सिविलाइजेशन वर द पीरियड ऑफ प्रोग्रेस फ्रॉम ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द हंटर्स एंड गैदरर्स। ओके, दैट पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमन बींग्स क्या था ना, हंटर्स था एंड गैदरर्स था। मीन्स दे आर जनरली हंटिंग द एनिमल्स एंड taking their meats as their food and they are collecting fruits from the forest areas and also taking as their food. ओके, उस पीरियड टाइम पे लोग क्या कर रहे थे ना, हंटिंग कर रहे थे, जानवरों का शिकार कर रहे थे। उसको शिकार करके वो क्या कर रहे थे ना, अपना खाना जो खाना खाते थे, अपना लाइफ को गुजारा कर रहे थे। उस पीरियड टाइम में उनको आग का पता नहीं था इतना, फिर आग उन्होंने देखा, फॉरेस्ट फायर या फिर when two substances are collide or two stones are collide with each other they have seen that the sparkling of lights are there. ओके, तो वहाँ से उन्होंने आग का प्रोड्यूस होना या फिर जो आग का जलने वाला चीज़ उन्होंने देखा। ठीक है, तो उस पीरियड टाइम में जब वो हंटर्स और गैदरर्स थे तो उनको इतना पता नहीं था सिविलाइजेशन क्या है या फिर सभ्यता कैसे एस्टेब्लिश किया जाएगा। एक जैसे दूसरी जगह पे जाते थे, घूमते थे, जैसे इनुइट्स घूमते थे, जैसे एस्किमोज, इनुइट्स, ये सारे एक जगह पे दूसरी जगह पे जाते हैं। ठीक है, ठंडी एरिया में रहते हैं। उस पीरियड टाइम में इंडिया का भी सिचुएशन वैसे ही था। तो धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, सिविलाइज सोसाइटी बनाना चालू किया। ठीक है, देखो तो सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो डिफरेंट सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम और एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, हम स्पेशली इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसको छोड़ के यहाँ पे मैंने इजिप्टियन सिविलाइजेशन का मेंशन किया हुआ है, चाइनीज सिविलाइजेशन मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग सिविलाइजेशन अलग अलग रिवर के किनारे बैठा था। ओके, ये सर रिवर के किनारे क्यों था, क्योंकि रिवर के साथ हमने पहला क्लास में डिस्कशन किया था, क्योंकि उनको इरिगेशन सिस्टम या फिर पानी का वहाँ पे सुविधा उनको मिल पाता था। अगर इरिगेशन सिस्टम ही नहीं होगा तो कहाँ पे कल्टीवेशन कैसे होगा, एक सिविलाइज सोसाइटी कैसे रह सकता है, एक टाउन प्लानिंग कैसे होगा। जैसे मोहनजोदड़ो में हम प्रॉपर टाउन प्लानिंग देखते हैं। ठीक है, चाणूदारो में या फिर जो हम कालीबंगन में वहाँ पे उस एरिया में, तो उस एरिया में जो भी टाउन प्लानिंग था, वहाँ पे जो डेवलपमेंट था, वो सारे किसके ऊपर बेसिस था ना, लोग कैसे धीरे धीरे एडवांस हुए, लोगों को कैसे पता चला टेक्नोलॉजी के बारे में। ओके, उनको इतना टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान नहीं था, लेकिन एंशिएंट टाइम पे जो व्हील का इन्वेंशन हो या फिर फायर का इन्वेंशन हो, उसके साथ साथ उन्होंने कुछ स्टोन का स्टूल बनाए। ठीक है, उसको यूज़ किए। ठीक है, तो उसके हिसाब से धीरे धीरे उन्होंने ग्रोथ करना चालू किया। देखो नेक्स्ट स्लाइड। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन ओके इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिविलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है और ब्यूटीफुल सिविलाइजेशन भी हम कह सकते हैं। व्हाट इज कॉल्ड द ब्यूटीफुल सिविलाइजेशन, क्योंकि इसका कुछ साइट्स हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे से मिला हुआ है, जहाँ से हमें ये पता चलता है हमारा एंशिएंट जो सिविलाइजेशन था वो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट था। अभी जो हम मॉडर्न सिविलाइजेशन देखते हैं, हमारे जितने बड़े बड़े शहर होगा, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पुणे, मद्रास, ये सर जितने बड़े बड़े शहर हैं, तो उसी हिसाब से उनका भी टाउन प्लानिंग उसी टाइम पे उस समय में उस बीसी के अंदर इतना हो गया था, जिससे हमें पता चलता है उस टाइम पे भी लोग उतना नीचे नहीं थे।
ठीक है, थोड़ा बहुत उनका भी अपलिफ्टमेंट हो गया था उन्होंने। जैसे यहाँ पे कुछ एरिया मैंने मेंशन किया हुआ है, ये पूरा एरिया देखो, ये वाला इंडिया के अंदर ये एंशिएंट सिविलाइजेशन था। मतलब मैक्सिमम पार्ट देखो कवर अप कहाँ पे हुआ है, हमारा नॉर्दर्न प्लेन एरिया में, क्योंकि इस एरिया में हमारा बहुत सारे एरिया, जैसे यहाँ पे मोहनजोदारो, ठीक है, चाणूदारो, ओके, बालाकोट, अम्बरी, ओके, सरकटो, सुटकागेंडो, ओके, तो बहुत सारे यहाँ पे ढोलावीरा। तो इंपॉर्टेंट साइट्स ये सारे हैं, ये एंशिएंट सिविलाइजेशन का इंपॉर्टेंट साइट है, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर्ड मैक्सिमम पार्ट ऑफ सिंध, ओके, सिंध अभी कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है, ओके, सिंध, बलूचिस्तान अभी भी पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान एरिया, ओके, अफगानिस्तान, वेस्ट पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर एंड महाराष्ट्र। मतलब यह कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मैक्सिमम सिटी या मैक्सिमम टाउन प्लानिंग इस एरिया में ही हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ओके, सम इंपॉर्टेंट साइट्स यहाँ पे मेंशन मैंने किया हुआ है। इसकी छोड़ के और भी छोटे छोटे साइट्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो बड़े बड़े साइट्स हैं उनके बारे में मैंने मेंशन किया हुआ है। जैसे यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा सिटी, ओके, और देखो मोहनजोदारो, नेक्स्ट कालीबंगन, लोथल, सरकटोड़ा, ओके, रंगपुर, मालबन, ओके, चाणूदारो, बालाकोट, धैमाबाद, अमरी, ओके, आलमगिरी फोर, रोपर एंड धोलावीरा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थे उस पीरियड ऑफ टाइम पे, या फिर एंशिएंट सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। जो मैंने तुम्हें पिछले स्लाइड्स में मैंने तुम्हें जो एरिया दिखा है, ये जो एरिया है, इस एरिया में कुछ इंपॉर्टेंट साइट जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो वो सारे इंपॉर्टेंट साइट्स थे। जैसे ये सारे इंपॉर्टेंट साइट्स है, अमरी, बालाकोट, ओके, सुटकागेंडो, चाणूदारो, ओके, मेथल्स, रैक्सीगिरी, ओके, कालीबंगन, हड़प्पा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट साइट जो मैंने मेंशन किया हुआ है वहाँ पे, जहाँ पे मैक्सिमम वहाँ पे टाउन बहुत ही डेवलप था, अपलिफ्टमेंट था, ओके, तो उस एरिया में सब इंपॉर्टेंट साइट्स, ओके, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे से हमें मिला हुआ है। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन, अभी यहाँ पे हड़प्पा सिटी की हम बात करेंगे, ओके, हड़प्पा, ओके, तो वहाँ पे हमें क्या क्या मिला है, यहाँ से हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे से हमें क्या पता चलता है, वहाँ से हमें क्या मिला है, ओके, उस एरिया से उनका जो टाउन प्लानिंग कैसा था, वहाँ पे डेवलपमेंट कैसा था, उसके बारे में हम कैसे जानते हैं। देखो, तो वहाँ पे हमें मिला है, ओके, जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ओके, सिटाडेल, कॉफिन, बोरेल्स, ओके, तो बोरियल वहाँ पे था। जैसे वहाँ पे क्या करते थे ना, उनके पास ऐसे कॉफिन लाइक सब्सटेंस थे। जैसे तुमने देखा होगा हमारा जो कॉफिन का जो बोरियल होता था, उनको जो दफनाते थे, तो ऐसे कॉफिन तुमने अभी भी हमारे इस्लाम रिलीजन के अंदर वो कॉफिन में दफनाते हैं। तुमने क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर देखा होगा, उनका एक प्लस वाला साइन होता है, ऐसे कॉफिन होता है, उसके अंदर रख के दफनाते हैं। तुमने इजिप्टियन सिविलाइजेशन या इजिप्ट गॉड पे तुमने देखा होगा, उनका जो पिक्चर होता है इजिप्टियन, तो ऐसे भी कॉफिन के अंदर रखते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं ना, उनका जो डेड बॉडी को एक ऑयल और कपड़ा से लपेट के रखते हैं, उसको मम्मी बना के रखते हैं, ओके, उसके ऊपर पिक्चर भी बनाए, तुमने देखे होगे वहाँ पे मम्मी वाला पिक्चर्स होते हैं, ठीक है। उनका ये भावनाएं थी, उनका जो बड़े जो किंग होते हैं, जैसे तुतखामन जैसे किंग होते हैं, वो फिर से जिंदा होंगे, फिर से आएंगे, उनके ऊपर रूल करेंगे, क्योंकि उनका जो राजा हैं वो बहुत पसंद करते थे उनको, ठीक है। तो एक कॉफिन में उनको बोरियल कर रहे थे, ओके। ग्रेवयार्ड भी उस पीरियड ऑफ टाइम पे मिल रहा था उनको, ओके, वहाँ पे ग्रेवयार्ड बनाया हुआ था, जैसे समाधि से कहते हैं, ओके, तो ग्रेवयार्ड भी बनाते थे उस पीरियड ऑफ टाइम पे। मदर गॉडेस, उस टाइम पे वो क्या करते थे ना, ओनली मेल गॉड की पूजा नहीं किया जाता था उस टाइम पे, मदर गॉडेस या फिर फीमेल गॉडेस को भी पूजा किया था। तो उसका मूर्ति भी मिला हुआ है हमें कुछ साइड से, फीमेल गॉडेस स्टैचू मिला हुआ है, ओके, ग्रैनरीज भी मिला हुआ है वहाँ से, जहाँ से हमें ये पता चलता है क्या करते हैं ना, उस एरिया में जो भी कल्टिवेशन होता था उसको स्टोर करके रखते थे। ग्रैनरीज किसको कहते हैं, जहाँ पे लार्ज स्टोरेज हाउस को हम ग्रैनरीज कहते हैं, ठीक है। लार्ज स्टोरेज हाउस को, ये जो होता है हमारा लार्ज स्टोर हाउस, इसको हम ग्रैनरीज कहते हैं, या फिर सिलोज के नाम से भी तुम जानते होगे, यहाँ पे बड़े बड़े गोडाउन, अभी जो हम कहते हैं बड़े बड़े गोडाउन या स्टोर हाउस, तो वहाँ से पता चलता है। तो उनका फ्यूचर प्लानिंग भी बहुत अच्छा था, मतलब फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो उनके पास अगर कोई खाने की चीज़ होगा तो उसको स्टोर करके रख सकते हैं ग्रैनरीज के अंदर, और उसको फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओके। मोहनजोदारो देखो, तो मोहनजोदारो के बारे में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो। सो मोहनजोदारो प्रिपेयर्स योर, ओके, गारमेंट्स, प्रिपेयर्ड गारमेंट मोहनजोदारो के अंदर मिला हुआ है। मोहनजोदारो भी वहाँ पे तुमने देखा होगा, ग्रेट बाथ सबसे तो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वहाँ पे, बहुत ही इतना बड़ा सा स्नानागृह है वहाँ पे। तो वहाँ पे प्रिपेयर्ड गारमेंट मतलब उस पीरियड टाइम पे उनको कपड़ा बुनना वो आ गया था। जैसे हमारे तुमने सुना होगा, हमारे जो मॉडर्न इंडिया में हम पढ़ेंगे, गांधी जी ने हमारे जो लोकल जो चीज़ है उसको प्रमोट किए थे गांधी जी ने, ओके। तो बोलते थे हम खुद का चीज़ खुद बनाएंगे और फॉरेन का जो मटेरियल है, ब्रिटिश का जो मटेरियल है उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस पीरियड ऑफ टाइम से हमें जो कपड़ा बनाना या फिर कपड़ा खुद के बारे में खुद सिलना, उस टाइम पे वो आइवरी से
क्या बनाते थे ना, कपड़ा को खुद सिलते थे, क्योंकि उस पीरियड ऑफ टाइम उससे प्रीवियसली वो क्या पहनते थे ना, जो जानवरों का जो ये होता था, स्किन होता था या फिर फॉर होता था, उसको पहनते थे या फिर पत्ते पहनते थे। ओके, तो उसके बाद उनको प्रिपेयर्ड गारमेंट कुछ जगह पे मिला, जहाँ से हमें पता चलता है वहाँ पे जो सिविलाइज पर्सन थे, जो हायर सोसाइटी के पर्सन थे, वो कुछ ना कुछ वेयर करते थे। ओके, टेम्पल लाइक पैलेसेस था उनके पास। ओके, जहाँ पे वो वर्शिप करने जाते थे फीमेल गॉडेस, जैसे मैंने बताया वहाँ पे हड़प्पा में, तो फीमेल गॉडेसेस था, उनका जो गॉड भी वो मानते थे, क्योंकि अगर गॉड नहीं होगा तो उनके लिए कहीं ना कहीं पे घर भी बनाए होंगे, टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर भी बनाए होंगे। तो टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर भी उस टाइम हमें देखने को मिलता है, जहाँ से ये पता चलता है वो कुछ ना कुछ वर्शिप भी करते थे, जो आइडल वर्शिप भी उस टाइम पे कर रहे थे। ठीक है, स्टैचूज था। ओके, डांसिंग गर्ल का मूर्ति अभी भी मिला हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट अभी भी है, हमने कुछ जगह पे उसको म्यूजियम में रखा हुआ है। ठीक है, उस साइड से मिला हुआ था, जैसे ऐसे पोज तुमने देखा होगा डांसिंग गर्ल का जो पोज एक पिक्चर है, मैंने भूल गया वो पिक्चर लगाने के लिए यहाँ पे। ठीक है, एंड वेट बैलेंस उस टाइम पे, आइवरी वेट बैलेंस। ओके, आइवरी वेट बैलेंस उस पीरियड ऑफ टाइम में था। इंपॉर्टेंट पार्ट देखो, आइवरी क्या था ना, आइवरी जो होता है बोन से बनता है। ओके, जो बोन होते हैं, ठीक है, जनरली हम कह सकते हैं जो एलिफेंट का बोन होता है, ठीक है, एलिफेंट का जो बोन होता है या टस्क होता है, तो वहाँ से जो मटेरियल मिलता है टस्क होता है। ठीक है, तो एलिफेंट का टस्क से या फिर उसका बोन से हमें ये पता चलता है, ठीक है, वो क्या करते थे ना, आइवरी से निडल बनाते थे, जिसके कारण वो कपड़ा को बुन सकते थे। ठीक है, और वेट बैलेंस मतलब कोई मेजरमेंट के बारे में उनको थोड़ा बहुत नॉलेज उस टाइम पे हो गया था, कोई चीज़ को तोल के उनको उसको सेल करते थे, मार्केट लगता था। मोहनजोदड़ो के ऊपर एक पिक्चर भी बना है, तुमने सुना दिखा होगा, पूजा हेगड़े और ऋतिक रोशन का मोहनजोदड़ो के ऊपर एक पिक्चर बना है। ओके, अगर कोई टाइम मिले वो वाला पिक्चर थोड़ा वॉच करना, तुम्हें पता चलेगा हाँ उस पीरियड ऑफ टाइम पे कैसे नील का खेती होता था, उसका व्यापार कैसे होता था, मार्केट कैसे लग रहा था। ठीक है, देख पशुपति सील मतलब जो लॉर्ड शिवा का उस टाइम पे वो पशुपति मानते थे, या फिर जो जानवरों का गॉड, ओके, उनका सील भी उस पीरियड ऑफ टाइम में हमें मिला था, अभी भी उसको रखा गया है। और ग्रेट बात जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे समझिए, और एक इम्पोर्टेंट साइट दिया है यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, तो कालीबंगन। ओके, तो यहाँ पे दे आर लोअर फोर्टिफाइड टाउन। ओके, लोअर फोर्टिफाइड टाउन्स हियर। ओके, कॉपर ऑक्साइड उस पीरियड ऑफ टाइम पे उन्होंने कॉपर का यूज, या फिर चालकोलिथिक एज में हमने कॉपर का यूज जान लिया था, तो उससे हमने कुछ सील्स बनाए थे। ओके, कुछ कॉइन्स बनाए थे, या फिर जो मोहर होता है, क्योंकि जब राजा या फिर कोई सिविलाइज सोसाइटी होता है, उनका कोई चीफ हो रहा होगा। ठीक है, तो चीफ अगर कोई ऑर्डर जारी करेगा तो कैसे जारी करेगा, वो चीफ ही वो ऑर्डर दिया है, तो उसको पर क्या लगता था, एक मोहर लगता था, जिसको हम सील कहते हैं। ठीक है, अभी भी हमारा यूज़ होता है, गवर्नमेंट का कोई स्टाम्प यूज़ होता है, इंडियन गवर्नमेंट का स्टाम्प होता है, हमारे कोई स्टेट्स का गवर्नमेंट हो, ओडिशा गवर्नमेंट हो, झारखंड गवर्नमेंट हो या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हो, अपना स्टाम्प लगाते हैं, सील लगाते हैं। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड या फिर वो क्या कर रहे थे ना, वुडन ड्रेनेज सिस्टम, उस पीरियड ऑफ टाइम में उनके पास ड्रेनेज सिस्टम था। अगर टाउन प्लानिंग उनके पास था, तो इतना बड़ा सिटी होगा या कोई घर है, तो इस घर से जो भी वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज होगा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। तो जो पानी होगा घर का पानी, तो वेस्ट मटेरियल उसको डिस्चार्ज करने के लिए उनके पास एक वुड का बनाते थे, नाला बनाते थे। तो अभी तो हम कैसे में बनाते हैं, सीमेंट से बना लेते हैं, उस पीरियड ऑफ टाइम में सीमेंट का इतना यूज़ नहीं हुआ था, ये उनको पता भी नहीं था। ठीक है, तो वुडन ड्रेनेज बना रहे थे, और खेतों में उस टाइम पे क्या करते थे, प्लाव था उनके पास, जो खेत में प्लाव करने के लिए, फिर टिलिंग करने के लिए उनके पास वुडन प्लाव वहाँ पे कुछ जगह से हमें मिला हुआ है, जहाँ से पता चलता है, क्योंकि वो कल्टीवेशन करते थे, क्योंकि एक जगह पे रहते थे, सेटलमेंट लाइफ था उनके पास। ठीक है, तो एक जगह पे रह के वो क्या करते थे ना, वुडन प्लाव से प्लाविंग करके वहाँ पे सोइंग करते थे, सीड का सोइंग करते थे, और उसका कल्टीवेशन करके वो हार्वेस्टिंग कर लेते थे। ठीक है, कैमल का बोन मिला हुआ है कुछ जगह पे, जहाँ से हमें पता चलता है वहाँ पे कुछ वो एनिमल्स का रियरिंग भी करते थे, जैसे हॉर्स हो गया, बफेलोस हो गया, ऑक्स हो गया। ओके, डॉग और कैट्स इनको रखते थे, पेट या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी वो कुछ पीरियड ऑफ टाइम पे करते थे। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट साइट यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इसका नोट्स भी तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तुम कांटेक्ट करना, तो नोट्स भी मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एक बार थोड़ा देख लो। लोथल, देखो लोथल एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, इंपॉर्टेंट टाउन था यहाँ पे। देखो, सो एविडेंस ऑफ राइस कल्टिवेशन हियर। ठीक है, तो एविडेंस उस पीरियड ऑफ टाइम पे राइस कल्टिवेशन का जो एविडेंस अभी मैं जो बता रहा था, राइस कल्टिवेशन उस पीरियड ऑफ टाइम पे हो रहा था, जिसके कारण हमें वहाँ से ये पता चलता है, जो से ग्रैनरी उनके पास था, इतना बड़ा ग्रैनरी था, राइस कल्टिवेशन हो रहा था, मतलब उसको डेफिनेटली वो क्या कर रहे होंगे ना, आगे स्टोर करके रख रहे होंगे फ्यूचर यूज़ के लिए। ठीक है, तो कल्टिवेशन उसको प्रॉपर वे में करते थे वो, जैसे उनका टाउन प्लानिंग था, इरिगेशन सिस्टम डेवलप था, तो उसी हिसाब से कल्टिवेशन भी कर रहे थे, उसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसको स्टोर करके भी रख रहे थे। ठीक है, जैसे फायर अल्टर,
ओके, तुमने कुछ जगह पे क्या देखा होगा, ऐसे क्या करते हैं ना छोटे छोटे घर में, ठीक है, ठंडी के टाइम पे बचने के लिए वो क्या करते हैं ना छोटे छोटे जगह पे, अभी भी तुम कोई इंग्लिश मूवी देखोगे जो फॉरेन मूवी होता है, वो क्या करते हैं जहाँ पे बैठ के वो अपना डाइनिंग रूम होता है, एक जगह पे फायर अल्टर होता है जहाँ पे यहाँ पे आग जलता होगा, ठीक है, छोटे छोटे घर के अंदर वहाँ पे आग जलता होगा, घर को गर्म रखने के लिए फायर अल्टर वहाँ पे कुछ जगह पे मिलता था, ठीक है। और यहाँ पे भी ग्रेवयार्ड्स भी वहाँ पे हुआ करता था, ग्रेवयार्ड्स जहाँ पे वो क्या करते थे अपना डेड बॉडी को दफनाते थे। ओके, आइवरी वेट बैलेंस, वहाँ पे हमने देखा वुडन वेट बैलेंस भी था, आइवरी के ऊपर वेट बैलेंस है, बोन से बना हुआ वेट बैलेंस, क्योंकि मेजरमेंट के लिए ज़रूरत होता है। ओके, कॉपर डॉग, क्योंकि उस पीरियड ऑफ टाइम पे वो ने डॉग का जो उनको रेयरिंग करना या फिर उनको घर में रखना, उनके डोमेस्टिकेशन करना उनको आता था, इसलिए वहाँ पे उनका स्टैचू भी बनाते थे, क्योंकि उस टाइम पे ड्राइंग भी बहुत सारी जगह पे, अभी भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे से हमें यही पता चलता है बहुत सारी जगह पे क्या होता है, कैब पेंटिंग या फिर ड्राइंग किया हुआ है, जिस एनिमल्स उस पीरियड पे टाइम में वो देखते थे, उनका डॉग या फिर जो कैट होता था वो फल्स होता था, राइनोसोरस, वन हॉर्न राइनोसोरस का वहाँ पे उस टाइम पे उनका भी पिक्चर्स बनाए हुए हैं उनका कैब में। जैसे रंगपुर एक जगह है, ओके, जहाँ से हमें पता चलता है वहाँ पे जो राइस का खेती होता था या फिर जो पैडी का क्रॉप्स वहाँ पे कल्टीवेशन करते थे। ओके, सुरकाटोड़ा जहाँ पे हॉर्स बोन हमें मिला हुआ है, जिससे हमें पता चलता है उनको हॉर्स का रियरिंग या फिर हॉर्स जो एनिमल है उसको रियरिंग भी करते थे। ओके, रियरिंग करते थे उनका, तो उसको यूज़ करते थे, क्योंकि हॉर्स क्या कर सकता है ना, बहुत सारे सामान एक जैसे दूसरी जगह पे कैरी आउट कर सकते, जैसे डोंकी कर सकता है, हॉर्स भी कर सकता है, उसके ऊपर बैठ के वो दूर जगह पे जा पाते थे। तो उस पीरियड ऑफ टाइम पे ट्रैवलिंग करना भी थोड़ा डिफिकल्ट था, ह्यूमन बींग्स एक जगह पे लॉन्ग टाइम तक चल के नहीं जा सकता, तो इस एनिमल की मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाते थे, ठीक है, हॉर्स। और स्टोन कवर्ड ग्रेव्स भी कुछ जगह पे डिस्कवर्ड हुआ है, जहाँ से हमें ये पता चलता है, क्योंकि वो क्या करते थे ना, अपना जो डेड बॉडी है उसको जैसे कोई जानवर खींच के निकाल नहीं ले, क्योंकि हम जो कोई डेड बॉडी को, अभी तो हमारे जलाने के बारे में हमें पता है, ठीक है, तो उस पे मैक्सिमम जगह पे क्या करते हैं ना, दफना देते थे, अभी भी जो हमारे इस्लाम रिलीजन के अंदर दफना देते हैं उनको। ओके, तो उस जगह पे अगर दफनाएंगे उसको ओनली मिट्टी डाल देंगे, तो क्या करेंगे, जो जानवर होते हैं जो वो क्या करते हैं ना, निकाल लेते हैं, खोद के निकाल लेते हैं, जो कि उसका स्मेल भी बहुत सारी जगह पे फैल जाएगा, इसलिए वो क्या करते हैं ना, ग्रेव के ऊपर पत्थर या फिर पत्थर का ग्रेवयार्ड बनाते हैं, जैसे जानवर उसको निकाल नहीं पाए अंदर से, ठीक है, तो खराब नहीं हो जाएगा। स्लाइड से ध्यान पे, ओके, देखो, तो चाणोधरो इस एरिया में हम कुछ बेंगल फैक्ट्री यहाँ पे डिस्कवर हुआ था, ठीक है। ओके, देखो, तो बेंगल फैक्ट्री यहाँ पे डिस्कवर हुआ था। बेंगल मतलब वहाँ पे लोग क्या करते थे ना, अपने हाथ में जो डिजाइन करने के लिए भी चूड़ी पहनते थे। उस टाइम पे जो फीमेल्स होते थे अपने गले में, तुमने देखा होगा अभी भी हमारा कुछ द्राविडियंस है जो कि क्या करते हैं ना, गले में पहनते हैं, ओके, कानों में बालियाँ पहनते हैं और हाथ में चूड़ी और पैर में भी पहनते हैं। तो बेंगल फैक्ट्री कुछ जगह पे डिस्कवर हुआ था चाणोदरा साइड में, जहाँ से हमें पता चलता है लोग उस टाइम पे कुछ डिजाइनिंग या फिर खुद को डेकोरेशन करने के लिए उनके पास भी कुछ आइडिया था, ठीक है, इंपोर्ट मिला था। मतलब उस टाइम पे वहाँ पे लोग क्या करते थे ना, कुछ लिखना पढ़ना वो पर चीज़ वो उस टाइम पे, क्योंकि उतना लैंग्वेज तो डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन कुछ साउंड लैंग्वेज बा उस पीरियड टाइम पे वहाँ उनको जो समझ में आता था जो लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में वो कुछ लिखते थे वहाँ पे, ठीक है। कार्ट भी डिस्कवर हुआ था, ओके, एंड सिटेड बाय द ड्राइवर, मतलब उस पीरियड टाइम पे वो क्या कर रहे थे, जो से कार्ट डिजाइन के उसको कोई से जानवर उसको पुल कर रहे हैं और उसको कोई ना कोई ड्राइवर उसको चलाता था, उसको ड्राइव करता था, गाइड करता था, उसका मूर्ति या फिर उसका जो सर्विस से हमें ये पता चला है, ठीक है। तो इट इज़ द बेंगल फैक्ट्री मतलब चूड़ी बनाना, चूड़ी जो होता है ना उसको हम बेंगल कहते हैं, ठीक है, हाथ में जो पहनते हैं तो चूड़ी होता है, उसको बेंगल कहते हैं, ठीक है। तो उसका जो फैक्ट्री या फिर छोटा जैसे हम कारखाना होता है, फैक्ट्री होता है, तो उस पीरियड ऑफ टाइम पे बनाया गया था, जहाँ से वो क्या करते थे ना, चूड़ी का प्रोडक्शन करते थे और उसको अपने जो फीमेल होते उस एरिया में जहाँ पे जो रहते थे उनको वो पहनते थे, अब डिजाइनिंग करते थे। मेल भी पहनते थे। अब अभी भी तुमने रिलीजियस के अंदर देखा होगा, हमारे जो एंशिएंट जो रहते हैं, जो आदिवासी पीपल्स होते हैं वो भी पहनते हैं, उनका भी ट्रेडिशन होता है, चूड़ी पहनते हैं, जो या फिर सर पे लगाते हैं, बहुत सारे जानवरों का जो लगाते हैं, फॉर लगाते हैं, खुद को डिजाइन करने के डेकोरेशन आइटम जिससे उस पीरियड टाइम यूज़ करते थे, ठीक है। वहाँ पे देखा होगा कुछ सिटीज़ ऐसे थे जहाँ पे विदाउट सिटेडल था, जहाँ पे फ्यूनरल पायर, मतलब वहाँ पे लोगों को दफनाने के लिए फिर उनके पास सिटेडल नहीं था, ग्रेवयार्ड नहीं था, वो क्या कर रहे थे ना, एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करके लेके जाते थे, वहाँ पे उनको कुछ सुविधा मिलता था वहाँ पे से। अभी हमारा क्या होता है ना, जैसे स्मशान घाट होता है, लोग क्या सबके घर में क्या पर्सनल को उसको दफनाते हैं, क्या जलाते हैं क्या, क्योंकि स्मशान घाट में वहाँ पे दूर लेके जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो उस एरिया से दूर लेके जाके वहाँ पे उनका खुद का सिटेडल नहीं था, तो दूर लेके जाके उनको दफनाते थे या फिर जलाते थे, ठीक है। दहमाबाद में हमें ब्रोंज बफालो मिला हुआ है, ओके, जहाँ से हमें ये पता चलता है
वहाँ पे वो बुफालो का जो रेयरिंग है, बुफालो को उनको रखते थे, उनका जो रेयरिंग करते थे, उनसे मिल्क निकालते थे या उनको जो कुछ लेबोरियस वर्क वो कराते थे उस पीरियड टाइम में। ठीक है, वहाँ पे कुछ हमें आमरी जैसे साइट में वहाँ पे हमें कुछ मिला हुआ है, जैसे हमें जैसे वहाँ पे राइनोसोर्स का रिमेन हमें मिला हुआ है, जहाँ से हमें पता चलता है उनका जो कैप पेंटिंग में भी देखा हुआ है वन हॉर्न राइनोसोरस, एक सिंग वाला राइनोसोरस का पेंटिंग हमें वहाँ पे मिलता हुआ है, जहाँ से पता चलता है लोग उनके बारे में जानते थे, उनके ऊपर उनको पूजा करते। गांडा बोलते हैं, एक सिंग वाले गांडा दिखते हैं। ओके, हाँ, राइनोसोरस। ओके, रोफर में कुछ जगह पे जो बिल्डिंग होते थे, बिल्डिंग मेड अप ऑफ स्टोन्स एंड सॉइल्स। रोफर एक जगह है वहाँ पे साइड से, जहाँ पे क्या होता था ना, कुछ बिल्डिंग्स भी वो टाउन प्लानिंग ऐसा उनके था जहाँ पे वो स्टोन यूज़ करते थे और सॉइल यूज़ करते थे। अभी तो हमारा सीमेंट आ गया है, सीमेंट बालू चिप्स ये सारे यूज़ करके हम क्या करते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बुर्ज खलीफा जैसे हमें इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, तो उस पीरियड टाइम पे वो भी जो बिल्डिंग बनाते थे उसको इससे बनाते थे ना, स्टोन से बनाते थे और सॉइल यूज़ करते थे। ठीक है, उसको बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। डॉग्स आर बोरिड विद द ह्यूमन बींग्स, दैट शोज दैट योर डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स आर नोन टू देम। तो उस पीरियड टाइम पे वो क्या कर रहे थे ना, एक गुड रिलेशनशिप या बॉन्डिंग था किसके बीच में ना, जानवर और इंसानों के बीच में, क्योंकि लोग उनको पालना सीख गए थे, उनका डोमेस्टिकेशन करना सीख गए थे। कुछ जगह पे वहाँ पे देखा गया है जो ह्यूमन बींग के साथ उनका जो पेट एनिमल जो डॉग या कैट है, बिल्ली है, तो उनको क्या करते थे ना, एक जैसे दफना देते थे, जिससे पता चलता है उनके बीच में एक बॉन्डिंग या स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था, जिससे अफेक्शन डेवलप हो जाते हैं। अभी तुम कहीं पे रहोगे तो तुम्हारा फैमिली होते हैं नहीं, इसके हमें क्या अफेक्शन या बॉन्डिंग हो जाता है, जहाँ से हमें क्या कर सकते हैं ना, वो हमें हर सुख दुख में हमारे साथ होते हैं। दे आर स्टैंड विथ अस इन एनी काइंड ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन लाइक दिस। डॉग इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वी कैन से, उसको हम क्या कहते हैं, लॉयल एनिमल्स। एक लॉयल एनिमल है, अभी भी लोग रखते हैं घर में, अपने घर में रखते हैं। तुम एक इंसान को कुछ दिन खाना पीना दो, जब तक तुम उसके साथ वफादार रहोगे वो तुम्हारी बात मानेगा, फिर वो तुम्हारी वफादारी छोड़ देता है। लेकिन कुछ जानवरों को अगर वफादार देखोगे तो डॉग सबसे वफादार जानवर होते हैं, जो कि सारे बात मानते हैं और लॉन्ग टाइम तक तुम्हारे साथ वो सर्विस करते हैं, जब तक वो जिंदा होते हैं सर्विस करते हैं ऐसे। ठीक है, तो डोमेस्टिकेशन एनिमल उनको पता था उस पीरियड टाइम पे। ठीक है, कुछ ओवल पिट्स बोरियल मिला हुआ है जैसे धोलावीरा एरिया में, उस ओवल पिट्स मतलब ऐसे राउंडेड शेप में बोरिड। ओके, राउंडेड शेप में ऐसे वो यहाँ पे क्या करते थे ना, दफनाते थे। जैसे लॉन्ग बोरियल भी तुमने देखा होगा, जहाँ पे कॉफिन जैसा होता है, लंबा ऐसे लोगों को लेटा के वहाँ पे बोरियल किया जाता था। ऐसे ओवल पिट भी बोरियल होता है, जहाँ पे लोगों क्या करते थे ना, बिठा देते थे, ऐसे बिठा के उनको दफना देते हैं। ओवल पिट बोरियल भी मिला हुआ है कुछ जगह से। धोलावीरा इज द ओनली साइट्स, ओके, फॉर इट डिवाइड इनटू 3 पार्ट। धोलावीरा एक साइड से जहाँ पे उस टाउन को 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है और उसके बीच में रास्ता है, जैसे कम्युनिकेशन होता है, ड्रेनेज सिस्टम और रास्ता होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे कम्युनिकेशन करने अभी भी हमारा होता है। जो सिटी में क्या करते हैं हम, ऐसे रास्ता डिवाइड होते हैं, रोड्स होते हैं, रोड्स के ऊपर अभी फ्लाईओवर बन गया है, इसी कारण एक जगह से दूसरी जगह पे जो कम्युनिकेशन होता है, जो ट्रैफिक जाम ना हो, तो उस पीरियड टाइम पे ऐसे ही प्लानिंग करते थे। जो रास्ता की वजह से वो क्या करते थे ना, एक जगह पे जैसे ओवरलैपिंग जैसे होता था, एक जगह पे मान लो कोई पर्टिकुलर पॉइंट है तो उस जगह से उस जगह पे वो कम्युनिकेशन कर सके। ठीक है, उस टाइम पे जायंट रिजर्वर भी होता था, क्योंकि पानी का अगर जरूरत होता है तो पानी को स्टोर करके भी रखना उनको आना चाहिए था। वो क्या करते थे, बड़े बड़े पीठ या फिर गड्ढा बना के इसको रिजर्वर करते हैं। अभी भी हमारे घर में भी हम रखते हैं, हमारे तालाब बनाते हैं, आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाते हैं, जहाँ पे हम मछली का फार्मिंग करते हैं, ओके, उनका रेयरिंग करते हैं। तो जायंट रिजर्वर उस पीरियड टाइम हमें मिला हुआ था, जिससे हमें ये पता चलता है वो फ्यूचर यूज़ के लिए पानी का भी वो कंजर्व करके रखते थे। दे आर स्टोरिंग द वाटर फॉर द फ्यूचर यूज। ओके, डैम्स आर द यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स एंड उस पीरियड टाइम पे अगर हम डैम्स की बात करेंगे तो उनको इतना डैम का प्रॉपर प्लानिंग पता नहीं था, फिर भी वो वाटर को स्टोर करने के लिए अभी भी हम जो रिवर्स के अंदर डैम बनाए हुए हैं, ओके, तो वो भी डैम प्लानिंग किए हुए, जिसके कारण वाटर को स्टोर करके रखते थे। जब उनको ज़रूरत पड़ता था उस डैम से पानी रिलीज़ करके फिर कल्टीवेशन में उसको यूज़ करते थे, क्योंकि पानी हमेशा तो उनको नहीं मिलेगा ना, रिवर सोर्सेज है फिर पानी मिलता है। लेकिन जो मानसून पीरियड टाइम पे वहाँ पे उस टाइम पे बारिश हो रहा होगा, उस पीरियड टाइम पे उनको मैक्सिमम वहाँ पे रेनफॉल मिलता होगा, बारिश होता है। अगर उस मानसून पीरियड टाइम के छोड़ने के बाद जो अदर टाइम पे उनको कल्टीवेशन करना होगा, तो उनको वाटर सोर्सेज यूज़ करके या फिर रिजर्वर से वाटर सोर्स को यूज़ करके वो इरिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए बड़े बड़े रिजर्वर से हमें वो उस टाइम पे पानी यूज़ करते थे। ठीक है, रॉक स्कॉट आर्किटेक्चरल साइट्स कुछ जगह पे वहाँ पे रॉक एम्बार्कमेंट में मिला हुआ है, क्योंकि तुमने देखा होगा अगर कोई पॉन्ड है, ओके, कोई ऐसे पॉन्ड है या फिर जो हमने आर्टिफिशियल बनाया हुआ रिजर्व हुआ, तो इसके साइड में क्या दिया जाता था ना, पत्थर का एम्बार्कमेंट दिया जाता था। ओके, पत्थर जो पैचिंग होता है इसको हम चारों तरफ देते थे, जिसके कारण क्या होगा नहीं, इस एरिया में जो मिट्टी है वो धो के
ये बड़ा रिजर्वर नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसका एरिया जितना पानी हमेशा क्या करता है, अपना जो एरिया है उसको धीरे धीरे डिजोल्व करता रहता है। इसकी मिट्टी धीरे धीरे अंदर गिर के और रिजर्वर का धीरे धीरे डेप्थ कम हो जाएगा। इसलिए साइड में अगर रॉक का एम्बार्कमेंट होगा तो वहाँ से वो जो साइड वाला एरिया धीरे धीरे खराब नहीं होगा और रिजर्वर बहुत लॉन्ग टाइम तक जितना हमने गहरा बनाया हुआ है उतना रह सकता है, उसमें जितना पानी हम रख सकते हैं वो रह सकता है। ओके ड्यू टू द महाजनपद, तो कुछ महाजनपद उस टाइम पे डेवलपमेंट हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद। हम उस महाजनपद जैसे 16 महाजनपद उस पीरियड टाइम पे था। ओके जैसे बंती, अवंती, भज्जी, ओके तो ये सारे बड़े बड़े महाजनपद थे। ठीक है, गांधार, द सिटीज वेर फ्लोरिस्ड। ओके एंड वी कैन से सो लाइफ ऑफ द स्टाइल्स वे आर चेंजिंग इन द विलेजेस। तो उस पीरियड ऑफ टाइम पे जो विलेज एरिया में क्या होता था ना, लाइफ भी चेंजेस हो रहा था। ओके लोग वहाँ पे सिविलाइज सोसाइटी में रहने लगे, छोटे छोटे कस्बा या विलेज या गांव डेवलप होने चालू हो गया उस पीरियड ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस आया उस पीरियड ऑफ टाइम पे, जहाँ से सोसाइटी से ये सिग्निफाइड मिलता है तो हमारा जो एंशिएंट सिविलाइजेशन था वो इतना पीछे नहीं था, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट उनके पास ही था। ठीक है, उनको भी पता था कैसे एक सोसाइटी में रहना है, कैसे एक रिलेशनशिप मेंटेन करना है खुद के साथ, दूसरे इंसानों के साथ, दूसरे क्लाइंट्स के साथ या फैमिली के साथ, और जानवरों के साथ भी उनका एक गुड रिलेशनशिप था। इससे हमें पता चलता है हमारा जो एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो एक वेल डेवलप्ड प्लांट सिटी था उस पीरियड टाइम पे। ठीक है, बहुत ही एक वेल डेवलप्ड प्लांट सिटी था। देखो तो वहाँ पे उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिलीजियस अपलिफ्टमेंट, मतलब उस टाइम पे रिलीजियस चेंजेस क्या आया। क्योंकि अगर हम बात करेंगे ओके लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से लोग क्या करेंगे, अगर एक जगह पे उनको रहना है, ठीक है, तो उनको कुछ ना कुछ ऐसे सोर्सेज का इन्वेंशन होना चाहिए जहाँ से लोगों को बॉन्ड करके रख सके या फिर एक जगह से बाइंड करके रखे। तो बाइंड करके रखने के लिए क्या होगा ना, लोगों के अंदर एक विश्वास क्रिएट करना होगा। तो विश्वास कैसे आएगा ना, रिलीजियस से। तो ही अगर हम धर्म का प्रचार उस टाइम पे करेंगे, ठीक है, लोगों के एक सोर्सेज से बाइंड करेंगे, या फिर जो आइडल वर्शिप होता था जैसे मदर गॉडेस का स्टैचू मिला हुआ है, या फिर लॉर्ड शिव पशुपति का जो सील है तो वो मानते थे। ओके गॉडेस, फीमेल गॉडेस और मेल गॉडेस वो मानते थे, गॉड मानते थे, जिसके कारण उनका जो पूजा होता था रिलीजियस वर्शिप थे, जिसके कारण हमारा क्या हुआ ना, एक रिलीजियस का अपलिफ्टमेंट हुआ और हिंदुइज्म का डेवलपमेंट हुआ। जो वेदर्स एंड जो हमारा टेक्स्ट है उपनिषदस, ओके, तो उससे हमें पता चलता है उस पीरियड ऑफ टाइम पे लोगों को कुछ ना कुछ धीरे धीरे सिविलाइज सोसाइटी के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ, जिसके कारण लोग अपने आप से कम्युनिकेट कर पाए, बहुत सारी चीज़ सीख पाए, नया जैसे जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़ेगा, तो वो सारी चीज़ में धीरे धीरे वो माहिर बनने लगे। ठीक है, देखो तो सबसे यहाँ पे रिलीजियस अपलिफ्टमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है यहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म। ओके, जो कि हिंदुइज्म के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी था उसको सप्रेस करके बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों एक मिडिल पाथ की तरह ऊपर राइज हुए। आज हम बुद्धिज्म के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास बुद्धिज्म का सेकंड पार्ट में डिस्कशन करेंगे, जैनिज्म में डिस्कशन करेंगे। देखो तो बुद्धिज्म यहाँ पे मैंने लिखा हुआ जैसे, ओके, उसको स्टार्टिंग करने वाले पर्सन कौन थे ना, बुद्धा। ओके, जो कि कॉमनली नोन एज गौतम बुद्ध, उनको गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ही बिलोंग्स टू द स्मॉल गण, वो एक छोटा सा फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर जो क्लांग कहते हैं शाक्य क्लांग से वो बिलोंग करते थे। ओके, शाक्य गण एंड वाज ए क्षत्रियज। ओके, वो क्षत्रियज थे क्योंकि मतलब इनके एक प्रिंस, या फिर तुमने अगर सिद्धार्थ के लाइफ हिस्ट्री बारे में अगर स्टडी करोगे तुम देखोगे वो पहले एक राजकुमार थे, जो शाक्य क्लैंस थे, उनका चीफ थे उनका पापा, तो वहाँ से वो एक प्रिंस थे। इसलिए क्षत्रिय, जो क्षत्रिय के वो कौन होते हैं मैंने बताया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रज होते हैं। चार कम्युनिटी उस टाइम पे हमारा डिवाइड था, हमारा जो एंशिएंट सोसाइटी। ठीक है, जो ब्राह्मण लोगों का काम क्या था ना, टीचिंग देना, टीचिंग प्रोवाइड करना, वर्शिप करना, जो आइडल वर्शिप होते हैं तो वो सारे काम कर रहे थे। और क्षत्रिय लोगों का काम होता था क्या ना, लोगों को तो रूल करना, लोगों को रूल करना, राजा बनना, लोगों के अंदर सोसाइटी के अंदर एक डिसिप्लिन मेंटेन करना, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना क्षत्रिय लोगों का काम था। तो जो बुद्ध होते थे, जो सिद्धार्थ गौतम, वो क्षत्रिय क्लांग से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ये उन्होंने क्या देखा, तो उन्होंने देखा ही फाइंड्स, ओके, डिसाइडेड टू फाइंड द ओन पाथ। तो उन्होंने क्या देखा ना, खुद को अगर हमें फाइनली डिसाइड करना है, क्योंकि हम सब आए हैं तो एक ना दिन हमारा मृत्यु होगा, क्योंकि अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। ठीक है, तो ये कन्फर्म है। तो इसीलिए क्या होता है, तो उन्होंने ये देखा कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग। लाइफ क्या है ना, एक फुल ऑफ सफरिंग है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना डिजायर को लेके हंगर रहते हैं। हम अपना डिजायर को ये सोचते हैं, हमारा डिजायर फुलफिल नहीं होता तो हमें दुख होता है, उसका फुलफिल नहीं होता फिर आगे हम उसको रिलेटेड कोई गलत काम करते हैं।
तो ये सारे चीज़ से बचने के लिए तो उन्होंने क्या बताया ना, हमारा मेन अल्टीमेट एम क्या है ना, निर्वाण प्राप्ति करना या फिर मोक्ष प्राप्ति करना। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे सोचा, क्योंकि अगर मैं सोसाइटी के अंदर रहूँगा तो सोसाइटी के अंदर ये सारे जो दुख है, सरों है, तो वो मुझे डेफिनेटली उसके अंदर ऐसे पूरा जकड़ के रखे, जहाँ से मैं बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, तो उन्होंने क्या रियलाइजेशन किया, तो उन्होंने रियलाइजेशन किया क्योंकि ओके अपना जो रियलाइजेशन से उनको पता चला अगर मैं मेडिटेशन करूँगा तो उसके बारे में आत्मचिंतन करूँगा तो वहाँ से मुझे कुछ नॉलेज मिलेगा, जिसके कारण मैं लोगों को वो चीज़ बता सकूँ जहाँ से वो क्या कर सके, जो खराब काम कर रहे हैं, बुरे जो काम कर रहे हैं, वहाँ से वो बाहर निकले, एक अच्छा सिविलाइज सोसाइटी या सिविलाइज समाज बनाए। ओके, जिसमें क्या होगा ना, घृणा नहीं होगा, जहाँ पे लोग आपस में मिलजुल के रहेंगे, एक सोसाइटी के अंदर एक अच्छा भाईचारा चलेगा। ठीक है, तो उन्होंने देखा, उन्होंने एक पीपल ट्री के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, बोधि ट्री के नाम से जानते हैं, जो बोध गया में अभी बिहार में है वो जगह। ठीक है, तो उन्होंने उनको वहाँ पे एनलाइटमेंट, यहाँ पे एनली लिखा है, द एनलाइटमेंट, ओके एनलाइटमेंट। ठीक है, तो बोध गया में उस जगह पे क्या था ना, उनको एक बोध ट्री के अंदर वहाँ पे बहुत लॉन्ग टाइम तक लगभग वो उन्होंने वॉन्डरिंग किया। अगर नेक्स्ट स्लाइड में भी तुम देखोगे 29 ईयर्स में वो अपने घर छोड़ के बाहर चले गए। लगभग 5-6 ईयर वो इधर उधर घूमने के बाद, और जो तपस्या करने के बाद, बहुत सारे काम करने के बाद उनको लास्ट में एनलाइटमेंट मिला या फिर ग्रेट नॉलेज मिला। उसके बाद ही वो एक एवेकन वन या फिर वाइज मैन या बुद्ध के नाम से जाने गए। पहले उनको सिद्धार्थ गौतम के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, डेथ वहाँ पे उनका डेथ लगभग हमारा 363 BC में वो बुद्ध बने। लगभग नेक्स्ट 100 ईयर्स तक उनका रूलिंग, मतलब उनका टीचिंग चला। लगभग उन्होंने सारनाथ में उनका डेथ हुआ था। सारनाथ में उनका जो सरमन होने के बाद 75 ईयर्स में उनका डेथ हुआ था सारनाथ में। ठीक है, और क्या था, हाँ जी, ये मैंने यहाँ पे लिखा, देखो बुद्ध और एवोकेन वन, जिसको हम वाइज मैन भी कहते हैं। ठीक है, यह साल जस्ट मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, जस्ट आई विल टेल यू। ओके, वेट 1 सेकेंड। हाँ देख, तो यहाँ पे कुछ बुद्ध के बारे में मैंने टीचिंग लिखा हुआ है, देखो। ओके, बुद्ध का टीचिंग क्या था, वो वहाँ पे उस टाइम पे लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं, मतलब उनके पास जो नॉलेज था। ठीक है, तो वहाँ से लोगों को वो सिखाना चाहते थे। ठीक है, तो मैंने जो चीज़ प्राप्त किया है, मैंने जो ज्ञान या फिर जो इटरनल नॉलेज मैंने गैदर किया हुआ है, तो वहाँ से हमें ये पता चलेगा सोसाइटी को कैसे राइट पाथ में डिवाइड करना है, राइट पाथ में डिराइव करना है। ठीक है, तो उनका टीचिंग क्या था, ओके, बुद्ध टॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग, जो मैं अभी भी बोल रहा था, लाइफ क्या है ना, सफरिंग से भरा हुआ है। ठीक है, एंड अनहैप्पीनेस, यहाँ पे अनहैप्पीनेस भी होता है, लोग हमेशा सरों में रहते हैं, दुख में रहते हैं। ठीक है, लोगों को प्रॉब्लम होता है, दुख होता है। दिस इज कॉज बिकॉज वी हैव क्रेविंग एंड डिजायर, मतलब हमारे पास क्या है ना, इच्छा है, हमें कोई चीज़ की पाने की जिज्ञासा है, इसीलिए हमें दुख होता है। अगर वो चीज़ हमें नहीं मिलता तो हमें दुख होता है। जैसे तुम अभी सर्विस के लिए हमेशा मेहनत कर रहे हो। ठीक है, अभी तुम्हें कहीं पे अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम डिमोटिवेट हो जाते हो, हमें ये चीज़ मिला क्यों नहीं, हमें पेन होता है, दुख होता है। ठीक है, हम बहुत टाइम तक डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, जो कि एक गलत बात है, क्योंकि लाइफ हमेशा कोई फिनिश नहीं होता, लाइफ कहीं ना कहीं तो आगे चलेगा। हम बार बार कोशिश करने रहना चाहिए, जिसके कारण हमें कोई ना कोई पाथ में मिलेगा, कोई ना कोई चीज़ हमें मिलेगा। ठीक है, ही टॉट दैट okay, constant craving could be removed by the following the okay moderation, okay, moderation in the everything। अगर हम सारे चीज़ के अंदर मॉडरेशन, मतलब कि बैलेंस बनाते हुए चलेंगे, तो हमें ये चीज़ पता चलेगा वो उस चीज़ के बारे में हमें कैसा नॉलेज है। क्योंकि अगर हम उस चीज़ के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो उसके बारे में अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तो उस चीज़ को हम नहीं जान सकते। ठीक है, पहले उसको जानने की हमें कोशिश करना चाहिए, तभी हम उसके बारे में एक प्रॉपर आइडिया तक पहुंचेंगे, प्रॉपर कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। अगर हमें पता नहीं है तो हम अपने जो सीनियर होते हैं, जिनको जो विद्वान होते हैं, टीचर्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो हम उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वही हमें राइट पाथ दिखाएंगे। तो बुद्ध ने वही काम किया, एक पेरेंट्स की तरह, एक गुरु की तरह बहुत सारे लोगों को एक इंपॉर्टेंट डायरेक्शन दिया, जिसके कारण लोग उनके पीछे धीरे धीरे आगे मूवमेंट करने लगे। सोसाइटी के अंदर एक इंपॉर्टेंट जो रिलीजियस सेटलमेंट हुआ, रिलीजियस जो अपलिफ्टमेंट हुआ, उनके वजह से ही बहुत चेंजेस आए थे सोसाइटी के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने क्या बिलीव कर रहे थे, he said that और he believed that results of our action, जितने भी हम जो काम होता है वो हमारे कर्म के अनुसार ही होता है, क्योंकि हमें अपने कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। ओके, जैसे हम कर्म करेंगे उसी हिसाब से हमें फल मिलेगा। ठीक है, सो ऑल द रिजल्ट्स आर द एक्शन। ओके, जितने सारे हमें रिजल्ट मिलते हैं किसके वजह से मिलते हैं, हमें अपने एक्शन के वजह से मिलते हैं। ओके, वेदर वी आर गुड और बैड,
जो काम भले काम हो सकता है, भले काम का भले फल मिलेगा या फिर अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरा काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। ओके, दैट अफेक्ट्स अस बोथ द लाइफ एंड द नेक्स्ट, मतलब इसी जीवन में हमें उसके बारे में मिलेगा और जब मृत्यु के बाद भी हमें उसके बारे में मिलता है। इसलिए अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए एक सोल का, ना निर्वाण या फिर मोक्ष प्राप्ति होना चाहिए। अगर हम निर्वाण या मोक्ष नहीं पाते तो हम उसके अंदर भटकते रहेंगे। जैसे हमारे 84 लाख योनि है, ठीक है, उसी के अंदर हमने कहीं ना कहीं पे हमें जन्म मिलता रहेगा, ऐसे जन्म होता रहेगा, मृत्यु भी होता रहेगा, कंटिन्यूसली ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ही टोल्ड दैट लोकल लैंग्वेज जो कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज था उस पीरियड ऑफ टाइम पे, जिसको हम प्राकृतिक लैंग्वेज उस टाइम पे चल रहा था, ठीक है, तो लोगों को इनके पसंद क्यों आता था, क्योंकि लोग वो वहाँ पे जाके अगर संस्कृत में, इंग्लिश में, अदर कोई लैंग्वेजेस में उनको लोगों को बताएंगे, ठीक है, तो लोग उससे समझ पाएंगे, थोड़ी नहीं समझ पाएंगे। पहले जो हमारा वेद शास्त्र थे वो किस में लिखा गया था, संस्कृत लैंग्वेज में, तो लोगों को इतना पहुंच नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि लोगों को जब तक संस्कृत लैंग्वेज के बारे में आइडिया नहीं था, लोग उसको समझ नहीं पाए। धीरे धीरे अदर लैंग्वेज में तुमने देखा हो, जैसे रामायण हो, महाभारत हो, अदर जो टेक्स्ट हो, धीरे धीरे उसको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाएगा, जाने लगा। जैसे हिंदी में हो, ओके, तमिल में हो, तेलुगु में हो, उसको धीरे धीरे ट्रांसलेट किया जाने लगा। क्योंकि लोकल लैंग्वेज ही जो उस टाइम पे जो लोकल लोग रहते हैं उस एरिया में, जो लोकल लैंग्वेज जो बोलते हैं, उसी लैंग्वेज में अगर कोई चीज़ हम उनको बताएंगे तो समझ में आएगा उनको ठीक से। ओके, ही टॉट इन द लोकल लैंग्वेजेस जो कि प्राकृतिक लैंग्वेज था। ही ऑल्सो एनकरेज द पीपल फॉर थिंक अबाउट देमसेल्व्स। ओके, तो लोगों को एनकरेज करते थे, ही एनकरेज द पीपल्स टू थिंक अबाउट देमसेल्व्स, खुद के बारे में सोचो। क्योंकि अगर हम जब खुद को नहीं जानेंगे तो हम सोसाइटी के लिए कैसे कर सकते हैं, पहले खुद को जानना जरूरी है। ओके, फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू योर माइंड, तुम अपने माइंड, अपने सोल के बारे में जानो, तुम कौन हो, हु आई एम, हम कौन है। ठीक है, जब तक खुद के बारे में नॉलेज नहीं होगा तब हम नहीं बता सकते सोसाइटी के अंदर हमें क्या चेंजेस लेके आना है, सोसाइटी को कैसे अपलिफ्टमेंट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ बताते थे। उनका डेथ के बाद क्या हुआ, आफ्टर द डेथ द बुद्धिस्ट काउंसिल्स वेर कन्वेड इन डिस्कशन अबाउट द बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन। तो उस टाइम पे जो उनका डेथ के बाद क्या हुआ ना, बुद्ध रिलीजन क्या, फिर उसको एक रिलीजियस के हिसाब से, वो तो रिलीजियस के हिसाब से नहीं लिए थे, उसको एक टीचिंग के हिसाब से कर रहे थे, स्प्रेड कर रहे थे। लेकिन उनका जो डेथ होने के बाद लोग उनको क्या किए ना, उसको रिलीजियस के हिसाब से स्प्रेड करने लगे। कुछ उन लोगों को उनका बात डायरेक्टली फॉलो करते थे, उसको फॉलो करते थे, कुछ लोग उसको उनका आइडल वर्शिप करना चालू कर। जैसे महायान और हीनयान में वो ग्रुप डिवाइड हो गया। ठीक है, तो उन्होंने बुद्ध जी का जो टीचिंग था, उनका जो चीज़ था, जो मतलब जो बात बोलने चाहते थे, तो उसको लोग धीरे धीरे फॉलो करना स्टार्ट किया। और कुछ लोग वहाँ से हट के उनका आइडल वर्शिप करना चालू कर दिया, उनको एक इंक्रिनेशन या फिर गॉड का इंक्रिनेशन के हिसाब से मानने लगे, उनको वर्शिप करने के साथ हिंदू रिलीजन के अंदर जो वर्शिप था, जो भी पूजा पद्धति था, धीरे धीरे वो सारी कॉम्प्लेक्सिटी करना चालू कर दिया था। ठीक है, जो कि एक बहुत ही गलत काम था उस पीरियड ऑफ टाइम पे। ओके, सो बुद्धिज्म ऑल्सो डिफाइंड अबाउट बोथ आत्मन। ओके, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, आत्मन मतलब आत्मा, ओके, एंड ब्रह्मन, जिसको हम क्या कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। ठीक है, आत्मा और परमात्मा के बीच में एक कनेक्शन है, सोल एंड सुप्रीम सोल। जो हम क्या है, वी आर द सोल एंड गॉड इज कॉल्ड द सुप्रीम सोल। ओके, तो आत्मा एंड परमात्मा के बारे में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, जहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ, आत्मा एंड परमात्मा। ओके, निर्वाण वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ। कोई अगर हमें मोक्ष प्राप्ति करना है तो मोक्ष ही हमेशा कोई भी सोल का या फिर कोई भी आत्मा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर वो निर्वाण प्राप्ति कर लेता है तो वहाँ से उसका और फिर से जन्म नहीं होगा, मतलब उसका लाइफ का जो डेथ और बर्थ का जो चक्र है, जो जीवन चक्र है, वहाँ से वो निकल के एक इंडिविजुअल अल्टीमेट जो उसको सुख मिल जाएगा, जिसका हम क्या कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। ठीक है, देखो सो बुद्धिज्म कुछ के अंदर कुछ लिटरेचर था उस पीरियड ऑफ टाइम पे, जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है। ओके, 2 लिटरेचर्स आर देयर। सो अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर हियर दे आर डिवाइडेड इनटू ओके 2 पार्ट्स। वन इज ओके कैनोनिकल्स, अनदर वन इज नॉन कैनोनिकल्स। ओके, एक जो टेक्स्ट होता है जिसको हम कैनोनिकल किसे कहते हैं, जब बुद्ध जी ने जो बताया था, मतलब गौतम बुद्ध ने जो चीज़ बता रहे थे, जो अपना डॉक्ट्रिन के अंदर जिसको बता रहे थे, तो उसको हम कैनोनिकल कहते हैं। ओके, नॉन कैनोनिकल कौन है न, जहाँ पे उन्होंने जो नहीं बताया था, कुछ कोटेशन हो सकते हैं, कुछ हमारा लैंग्वेजेस हो सकते हैं, कुछ अदर लोग उनके बारे में कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, कुछ टेक्स्ट होते हैं, कुछ लिटरेचर होते हैं, तो वो सारे नॉन कैनोनिकल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है शायद, यस, देखो कैनोनिकल टेक्स्ट वर द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ बुद्ध। ओके, बुद्ध जो बोलते थे वही एक्चुअल वर्ड्स था, जिसको हम क्या कहते हैं, कैनोनिकल टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, विच इज लेड डाउन बाय द बेसिक टेंटेंट्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, जिसको एक बुक के अंदर कवर अप करके रखा गया, जिसको हम क्या कहते हैं, त्रिपिटक। इसको मानते हैं अभी भी बुद्ध रिलीजन को जो फॉलो करते हैं वो उनका रिलीजियस बुक है। जैसे हम हिंदू रिलीजन के अंदर हम ये मानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता को हमारे रिलीजियस टेक्स्ट मानते हैं। इस्लामिज्म के अंदर दो कुरान को मानते हैं, वो रिलीजियस टेक्स्ट, बाइबल मानते हैं जो क्रिश्चियनिटी के अंदर, ठीक है, रिलीजियस बुक्स मानते हैं। ठीक है, टेंटेंट मीन्स विच वन, हाँ
हाँ, टेनेट मीन्स जो उनका जो चिंताधारा था, उनका जो सोच था, दैट इज कॉल्ड द टेनेट्स। ओके, दैट इज कॉल्ड टेनेट। जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं, जो बुद्ध जो पाथ बोलते थे, 8 फोल्ड पाथ, नेक्स्ट क्लास हम डिस्कशन करेंगे 8 फोल्ड पाथ क्या था। ओके, व्हाट आर द सफरिंग, उन्होंने जो 4 चीज़ देखा था। ओके, ओल्ड मैन देखा उन्होंने, एक डेथ पर्सन को देखा, ओके, जो सिक पर्सन को देखा, उसकी वजह से उनका लाइफ चेंज हुआ, जिससे उन्होंने एक डायरेक्शन मिला, जिसके कारण ये सारी जो सॉरो है, दुख है, यहाँ से मैं कैसे बाहर निकलूँ। ठीक है, तो उन्होंने एक मिडिल फोल्ड पाथ बनाया। ओके, जैसे राइट बिलीफ हो गया, राइट माइंडफुलनेस हो गया, राइट एक्शंस हो गया, तो उन्होंने अपने 8 फोल्ड पाथ में उस सारे को डिस्क्राइब किया, जिससे कोई चीज़ फॉलो करेगा, कोई इंसान फॉलो करेगा तो अपने अंदर सारे चेंजेस लेके आ सकता है और सोसाइटी के अंदर भी वो सारे चेंजेस लेके आ सकता है। ठीक है, सो नॉन कॉनोनिकल टेक्स्ट कौन है? ये तो गौतम बुद्ध है। तुमने बहुत ही अच्छा सा पिक्चर यहाँ पे मेडिटेट करते हुए, नाइस पिक्चर है। ओके, देखो, ओके, गॉड हम कह सकते हैं हिंदू रिलीजन के अंदर हम उनको भी एक इंक्लिनेशन के हिसाब से मानते हैं। ठीक है, नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट कौन से, जो अभी मैं बता रहा था, जो कोटेशन होते हैं, कोट्स होते हैं। ओके, कुछ डेफिनेशंस, ओके, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन हो सकता है, कुछ ग्रामर्स हो सकते हैं, राइटिंग्स हो सकता है, जो कि पाली लैंग्वेज उस पीरियड पे टाइम पे धीरे धीरे डेवलप हुआ। तिब्बतियन साइट्स में जो चाइना जिस एरिया को कवर अप करके रखा है अभी भी ऑक्यूपाई, वो तिब्बतियन साइट्स वहाँ पे भी, और कुछ चाइनीज लैंग्वेज में अभी भी तुमने देखा होगा, चाइना और नेपाल एरिया में भी बुद्धिस्ट रिलीजन के टेक्स्ट बहुत सारे फॉलो करते हैं, वहाँ पे मानते हैं। इंडिया के अंदर तो इतना प्रमोट नहीं हो पाए। यहाँ से बुद्धि धर्मन जो चाइनाज में अंदर गए और चाइना के अंदर बौद्ध रिलीजन का बहुत सारे प्रचार प्रसार हुआ। और जो बुद्ध रिलीजन का प्रसार हुआ था किसके समय में, जो हमारा बिंदुसार और अशोक पीरियड ऑफ टाइम पे, वो अपने सन भेजे थे, जो सिंघल जिसको हम श्रीलंका कहते हैं, वहाँ पे सन और डॉटर को भेजे थे, संघमित्रा। तो वहाँ पे जाके बौद्ध रिलीजन का प्रचार प्रसार किए थे। इंडिया के अंदर भी हुआ था। ओके, जिससे चंडाशोक से धर्माशोक होने का जो प्रोसेस था अशोक का, वो बुद्ध रिलीजन को लेने के बाद ही हुआ था, क्योंकि कलिंग वार इतना भास्ट डिवास्टेशन हो गया, इतना बड़ा एरिया कंकर किया, इतने सारे सोल्जर्स मारे गए। उसके बाद अशोक ने जो बुद्ध रिलीजन का, बुद्धिज्म को ग्रहण करने के बाद वो एक धर्म प्रिय राजा बन गए। उसके बाद उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया, वो शांति से उन्होंने राज किया, या फिर उन्होंने संन्यास लेके जो अपने लाइफ, रेस्ट ऑफ द लाइफ उन्होंने स्प्रेड किया था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे। नेक्स्ट क्लास के बारे में आगे हम डिस्कशन करेंगे। देखो, तो यहाँ से हमें पता चलेगा आगे हम क्या किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो 8 फोल्ड पाथ थे। ठीक है, जो बुद्ध रिलीजन के अंदर या फिर बुद्धिज्म के अंदर, ओके, जो 8 फोल्ड पाथ है, बुद्ध का बायोग्राफी क्या है। ओके, तो गौतम बुद्ध का बायोग्राफी मतलब उनका जो हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री कैसा है, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेते हैं, लाइफ हिस्ट्री कैसा है। ठीक है, तो वो कहाँ से आए थे, या फिर उनका जो जन्म कैसा हुआ, उनको ब्रॉन एंड ब्रॉटअप किसने किया हुआ। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किया है कि तो बुद्ध का बायोग्राफी देखो। तो गौतम बुद्ध वाज बॉर्न इन, ओके, शुद्धोधन, उनका पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था, जो कि चीफ ऑफ ए शाक्य क्लान। ओके, शुद्धोधन जो चीफ थे, मतलब उस एक जो उस टाइम पे वो जो ग्रुप लीडर हम कह सकते हैं, या फिर जो कुछ महाजनपदज या फिर जनपदज के अंदर जो चीफ होते, मुखिया होते हैं वहाँ पे। ओके, जो कहाँ पे किस टाइम पे वो पैदा हुए थे, 563 BC में। ओके, जो एक वैशाख पूर्णिमा था, लुम्बिन अभी नेपाल में है, लुम्बिन अभी भी नेपाल में राइज करता है। तो उनका मदर का नाम था महामाया। तो ये जो इनको पैदा करने के बाद कुछ दिन के बाद महामाया, उनका जो मदर है, उनका डेथ हो गया था। उनको ब्रॉन एंड ब्रॉटअप कहे थे, उनका जो स्टेप मदर उनका हम कहते हैं, जिसको गौतमी, इसलिए गौतमी पुत्र के नाम से वो गौतम के नाम से भी जानते हैं, गौतम बुद्ध। ओके, तो देयर वाज अ बर्थ मार्क, उनके बॉडी में 32 बर्थ मार्क थे। इसीलिए कुछ ब्राह्मण्स ने ये भविष्यवाणी या फिर किए थे, जिसके कारण ये आगे चल के क्या हो सकता है, वर्ल्ड कॉन्करर हो सकता है, या फिर वर्ल्ड रिनाउंसर हो सकता है, मतलब वर्ल्ड को जीतने वाला से अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसा पर्सन बन सकता है, या फिर वर्ल्ड को जोड़ने वाला एक साधु बनेगा। लेकिन दोनों में से कोई एक बात सच हुआ, वो क्या बने, एक साधु बने। उनका टीचिंग अभी भी हम पढ़ रहे हैं और इंस्पिरेशन भी है सारे लोगों के लिए। ओके, द वर्ड्स कॉन्करर जो मैंने मेंशन है यहाँ पे क्या हुआ है देखो, एंड वर्ल्ड रिनाउंसर्स। ही लिफ्टेड द लग्जरियस लाइफ एट द एज ऑफ 29, मैंने प्रीवियसली बताया था। तो 29 एज में वो अपना लग्जरियस लाइफ, मतलब जो प्रिंस वाला लाइफ है, वहाँ से वो बाहर निकले, उसको छोड़ दिए। ठीक है, उस पीरियड टाइम उनका मैरिज भी हो गया था। उनका वाइफ का नाम भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, यशोदा, और उसका सन था, एक बच्चा था 8 साल का, राहुल नाम का एक सन था। तो उसको छोड़ के, उसको छोड़ के वो जंगल में चले गए थे इन द सर्च ऑफ ग्रेट नॉलेज। ओके, ग्रेट नॉलेज के सर्च में वो निकल गए थे। ही वंडर हियर एंड देयर फॉर द 6 years। ओके, हाँ, यस, एनी क्वेश्चन? ओके, हाँ, तो 6 साल तक वो क्या किए, इधर उधर घूमे। ठीक है, तो उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पा रहा था, गाइडेंस नहीं मिल पा रहा था। धीरे धीरे उन्होंने देखा, बहुत सारी जगह से नॉलेज सोर्सेज गैदर किए, फिर वो डीप मेडिटेशन में गए। तो 35 एज में उनको क्या मिला,
ना निर्वाण मिला, मतलब उनको जो इटर्नल नॉलेज है उनको मिला, जिसको अंडरस्टैंड किए एक पीपल ट्री के अंदर बैठ के। अभी भी वो ट्री को हम कौन से नाम से जानते हैं, बोधि ट्री के नाम से जानते हैं। अभी भी बोध गया में वो ट्री अवेलेबल है, कहाँ पे, बिहार में, ठीक है। उस एरिया पे एक रिलीजियस सेंटर है, उनका भी मंदिर या फिर जो स्तूप बनाया गया है, सांची स्तूप ने सुना होगा, जहाँ पे बहुत सारी जगह पे हम। थैंक यू, जय हिंद। आई होप तुम सबको समझ में आया। थैंक यू।